गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशिया की। और हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लास 9 की साइंस की सीरीज स्टार्ट करी थी। उस सीरीज में हमने क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग की पहली क्लास ली थी। तो जल्दी से अब दूसरी क्लास से पहले मैं चाहती हूँ कि हम जो फर्स्ट क्लास में जो भी पढ़ा है हम उसका एक्टिव रिकॉल एकदम से क्विक रिवीजन कर देते हैं। ओके, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती रहूंगी, आपको अपने मन में या फिर कहीं भी क्विक नीड नोट्स में उसके आंसर राइट डाउन करते हैं, ये देखने के लिए कि आपने फर्स्ट क्लास में जो भी समझा था क्या आपको वो सब याद है या नहीं। ओके, तो जल्दी से पहले क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने मन में खुद से क्वेश्चन पूछिए व्हाट इज मैटर, या फिर कोई भी रफ नोट में उसका आंसर जल्दी से नोट डाउन करिए। आपके पास इस चीज के लिए है 10 सेकंड्स। आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने अपना आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है, और हम सबने पढ़ा था कि मैटर की एक ही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। बिकॉज नई चीज पढ़ने से पहले हमें पहली चीज याद होनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट फेज अगर हमें याद होता है तो आपको आगे जो भी चीजें होती है उनको समझना और इजी हो जाता है, और उसमें आपका टाइम भी बहुत कम लगता है। ओके, तो पहले हमने पढ़ा था मैटर की डेफिनेशन सब लोग मेरे साथ बोलिए। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। Everything that occupies space and has mass is matter। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, देन हमने मैटर के एग्जांपल्स पढ़े थे कि मैटर के एग्जांपल्स क्या होते हैं। पेन, बॉल, वाटर, एयर, ये सब क्या है मैटर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर, मैटर 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है जल्दी बताइए? पेन एक मैटर है। लिक्विड का एग्जांपल वाटर, जूस, नींबू पानी। और गैस फॉर एग्जांपल द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, द कार्बन डाइऑक्साइड वी रिलीज, वो क्या है? गैस। ठीक है, देन हमने क्या पढ़ा था जल्दी बताइए? देन हमने पढ़ा था जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं। जो मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उनका साइज बहुत छोटा होता है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी मिलियन ऑफ पार्टिकल्स। देन हमने ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था जो ये पार्टिकल्स है कंटीन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और ये कंटीन्यूअसली मूव क्यों कर पा रहे हैं? इनके अंदर एक एनर्जी होती है। वो स्पेसिफिक एनर्जी का नाम बताइए सब लोग जल्दी से। तो स्पेसिफिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल जो है मैटर के जो पार्टिकल कंटीन्यूअसली मूव कर रहे हैं, कंटीन्यूअसली दे रहे मूविंग। अगर आप कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ काम करते जा रहे हैं तो मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी है आपके अंदर। तो एनर्जी क्या है? वो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी। ओके, देन हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर उनके बीच में एक फोर्स होती है, और वो फोर्स होती है इंटर molecular force। जो पार्टिकल्स तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में फोर्स होती है, फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सॉलिड के बीच के सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता, दे आर टाइटली पैक्ड, बहुत ऐसे बिल्कुल ऐसे चिपके होते हैं एक दूसरे से। क्यों? बिकॉज सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी वीक होती है, इसलिए पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप होता है। और गैस में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकेस्ट होती है, इसलिए पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, एक पार्टिकल अगर नॉर्थ पे होगा तो दूसरा साउथ, इस तरीके से। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। देन हमने एक और टर्म पढ़ी, जो ये बताएगा उसको मेरी तरफ से यस आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग आंसर देने की कोशिश करिए। हमने एक और स्पेसिफिक टर्म पढ़ी थी, वो क्या थी? यस, वो टर्म थी डिफ्यूजन। अब मैंने आपको टर्म का नाम बता दिया, अब आपका ये होमवर्क है कि आप पहले लेक्चर में जाकर देखिए कि डिफ्यूजन क्या होता है। मैं आपको नहीं बताऊंगी, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट लेक्चर में जाइए और देखिए, रिवाइज करिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ मेहनत आप भी तो करिए। तो जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो सब मैंने आपको एक्टिवली रिकॉल करा दिया है, जिससे आपको याद है कि अच्छा पहले लेक्चर इस बार था, तो आप सेकंड लेक्चर को सिर्फ कनेक्ट करते करते जल्दी समझ पाएंगे। ओके, नाउ अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि आज हम बेसिकली क्या न्यू टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये मत सोचिए कि मैंने आपको जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर करे, ये टॉपिक्स मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत आराम से पूरा एक्सप्लेन कर रहा है मैंने आपको, ये मैं आपको एक्टिव रिकॉल करा दी थी, इसलिए हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। ठीक है, अगर किसी को भी इनको दोबारा पढ़ना है तो फर्स्ट लेक्चर को जाकर देख लीजिएगा। नाइन्थ क्लास इज इम्पोर्टेंट बिकॉज नाइन्थ क्लास से ही आपका बेस बनना स्टार्ट होता है। ओके, तो आज का हम लेक्चर करेंगे स्टार्ट। तो मैटर पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर की जो स्टेट ऑफ द फिजिकल नेचर। मैटर तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो मैटर तीन टाइप होते हैं। अब हम उनके बीच में थोड़ा और समझते हैं, उनके बीच में थोड़ा और ज्यादा डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर अगर तीन टाइप के तो कैसे एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग है कि हमें उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड का बेटा जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है। मतलब ये बॉक्स है, इसका शेप क्या है? डेफिनेट, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, या तो मुझे इसकी शेप को चेंज करने के लिए या तो मुझे ब्रेक डाउन ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसका शेप चेंज नहीं कर सकती। तो सॉलिड्स का शेप क्या होता है? डेफिनेट। लिक्विड का शेप क्या होता है? इन नॉट डेफिनेट। इंडेफिनेट, नॉट डेफिनेट। ठीक है, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जो लिक्विड होता है उसकी कोई शेप नहीं होता है। क्या पानी का कोई शेप होता है? आप बोल सकते हैं पानी गोल होता है या चौकोर होता है? नहीं, पानी का कोई शेप नहीं होता। उससे आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी का शेप लेगा। आपने ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप लेगा, आपने पानी को बोतल में डाला तो बोतल की शेप लेगा। ये बोतल सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो अगर मैंने इसमें वाटर डाला है तो उसकी शेप अभी क्या हो गई है? सिलेंड्रिकल। ओके, देन अगर हम बात करें गैस, गैस की भी कोई शेप नहीं होती। इस एयर में, इस रूम में, इवन जहां बैठकर आप लेक्चर ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं घर में, तो वहां पर भी आपके रूम के अंदर गैस है। क्या गैस की कोई शेप है? नहीं, गैस को किसी की भी शेप ले सकते हैं। गैस की तो कोई शेप नहीं होती, किसी पार्टिकल्स तो मूव ही करते रहते हैं, उनकी तो कोई भी शेप नहीं होती है। ठीक है, सॉलिड है डेफिनेट शेप, लिक्विड solid have definite shape, liquid don't have
any shape, they take the shape of the container, and gas do not have definite shape. Then बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि वॉल्यूम क्या होता है बेटा। वॉल्यूम होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी एरिया को ऑक्यूपाई करता है, किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। जो एरिया आपने घेरा, अगर आप चेयर पे बैठे हो, ठीक है, तो आपने जब चेयर पे आप बैठे हो तो आपने जितना एरिया कवर करा है वो क्या होगा, वॉल्यूम। ये बॉक्स मेरे हाथ पर है, इसमें जितना एरिया कवर करते हैं ये क्या है, वॉल्यूम। तो जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट। बिकॉज आप देख सकते हो बॉक्स सॉलिड मैंने हाथ पे रखा तो इसने डेफिनेट वॉल्यूम ही तो ऑक्यूपाई करा है। ऐसा थोड़ी है कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है। ऑफ कोर्स मैं बता सकती हूँ कि इसने मेरे हाथ जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है। सिमिलरली जो गैस और जो लिक्विड्स होते हैं उनका भी वॉल्यूम डेफिनेट होता है। पानी मैंने बोतल में भरा है तो मैं बता सकती हूँ कि इसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है। बट गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता है। यू कांट आइडेंटिफाई द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो शेप की हमने बात करी थी, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड गैस हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। देन बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है बेटा कि कोई चीज को आप कितना ज्यादा दबा सकते हो, प्रेशर लगाकर उसको कितना आप छोटा कर सकते हो, कितना बिल्कुल ही ऐसे आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ इस केस में। देखो ये क्या है, सिरिंज है। आप सबके घर में सिरिंज होगी और आपने देखा होगा। ठीक है, अब सिरिंज के अंदर ना कुछ भी नहीं है, नहीं पानी है, नहीं कोई मतलब लाइक कोई आपका केमिकल सॉल्यूशन है, कुछ नहीं, इसके अंदर सिर्फ गैस। ठीक है, अगर तो कहीं भी कुछ भी नहीं होता ना तो वहां पर एक मैटर जरूर अवेलेबल होगा, वो होता है गैस। इस रूम में ठीक है कोई सॉलिड्स है, ठीक है, पानी वाले नहीं है। अब मैं बोलूं कि मेरे आसपास क्या कोई मैटर नहीं है, मेरे यहाँ पर भी गैस है, मेरे यहाँ पर भी गैस है, मेरे यहाँ पर भी गैस है। ठीक है, इस तरीके से जो इंजेक्शन की सिरिंज है इसके अंदर मैंने कोई लिक्विड फिल नहीं कर रखा, कोई केमिकल फिल नहीं कर रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई मैटर नहीं है, इसके अंदर एक मैटर है, वो है गैस। ठीक है, और जो इसकी जो ऊपर का ये होता है जिसको हम ऐसे दबाते हैं, है ना, इंजेक्शन तो सबके लगा होगा, इंजेक्शन लगता है तो जो डॉक्टर ऊपर का सिरिंज से पंप करते हैं और जो भी लिक्विड होता है आपके बॉडी में चला जाता है थ्रू योर नर्व्स। ओके, तो इसको हम कहते हैं पिस्टन। आपने पहले बार सुना हो, ठीक है, मैंने भी मजाक में मुझे पता था इसे पिस्टन कहते हैं। ठीक है, तो जब आप सिरिंज के पिस्टन को ऐसे प्रेस करते हो तो आपसे कितना भी प्रेस करके बिल्कुल एंड तक ले जा सकते हो। अगर आपके यहाँ सिरिंज है ना, ये ऐसे इंजेक्शन है, तो प्लीज ये एक्सपेरिमेंट खुद से ट्राई करना कि आप उसे प्रेस करोगे तो इसको बिल्कुल आप यहाँ तक ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है, आप उस पर कितना भी प्रेशर लगाओ वो बिल्कुल नीचे, वो बिल्कुल दब जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स है वो इतने दूर दूर होते हैं, तो अगर उनके ऊपर आप प्रेशर लगाओगे तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे से स्पेस में ऐसे इतने से स्पेस में दब जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा गैप होता है वो उतने ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि उनको आप दबा सकते हो। अब सॉलिड के बीच में तो गैप ही नहीं होता, तो क्या आप इन्हें दबा सकते हो? These are not compressible, आप इन्हें दबा नहीं सकते। क्या मैं इस बॉक्स को दबा सकती हूँ? नहीं दबा सकती। तो जो सॉलिड है उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होती है। इसका एग्जांपल मैंने आपको इस सिरिंज के थ्रू बताया। इसके अंदर गैस है, आप इस को बिल्कुल एंड तक ले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है। ओके, लिक्विड है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी मीडियम है। ओके, तो हाईली कंप्रेसिबल क्या होता है? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी है बताइए जल्दी? सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी है सॉलिड की। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी है गैस की और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी है सॉलिड की। ठीक है, तो सॉलिड हैज वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए,
किसी चीज पे प्रेशर लगाने पे कितना उसे दबाव है, उससे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड हैज वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी, गैस हैज वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है, फिर मॉडरेट होती है। ओके, देन हम बात करते हैं पार्टिकल अरेंजमेंट। सबको पता है सॉलिड में जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है टाइटली पैक, है ना। आप देख रहे हो सॉलिड में जो पार्टिकल अरेंजमेंट है देयर वेरी टाइटली पैक। ओके, बट इन लिक्विड द अरेंजमेंट इज लूजली पैक एंड द गैस इज वेरी लूजली पैक। ठीक है, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा गैस होता है, गैस तो बहुत गैस होता है तो बहुत लूजली पैक होते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस आप देख सकते हैं। चलिए पेज में आई ट्राई टू डिलीट दिस पेज, ट्राई टू डिस्क्राइब, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सॉलिड में टाइटली पैक, लिक्विड लूज पैक, गैस वेरी लूजली पैक, दैट स्पेस। इस सॉलिड के बीच में आपको कोई भी स्पेस दिख रहा है? नहीं, मिनिमम स्पेस। लिक्विड हैज स्पेस, मॉडरेट स्पेस होता है एक तरीके से, है ना, एंड गैस में तो हाई स्पेस, ठीक है, लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो मॉडरेट होता है और गैस में मैक्सिमम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सॉलिड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी स्ट्रॉन्ग होती है पार्टिकल उतने पास होते हैं, और सॉलिड में पार्टिकल सबसे ज्यादा पास होते हैं एक दूसरे के, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होती है एंड गैस में वीकेस्ट होती है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, इसलिए जो गैस के पार्टिकल्स है वो दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। अगर गैस के अंदर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होती तो जो गैस के पार्टिकल्स है वो दूर दूर की बजाय पास पास। ओके, दैट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल्स जो मूव कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उस कंटिन्यूअसली मूवमेंट का जो रीजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, लिक्विड में वो लो होती है और गैस में सबसे हाई होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत कम मूव करते हैं, थोड़ा बहुत, वो ज्यादा मूव नहीं कर पाते, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। क्योंकि वो ज्यादा मूव कर पाते हैं क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। लिक्विड में थोड़ी लो होती है इसलिए वो थोड़ा मूव कर पाते हैं, और गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो पूरा टाइम भागते रहते, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो गैस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट। ठीक है, देन हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, जो अभी मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोला था कि जाकर डिफ्यूजन पढ़िए लेक्चर 1 में, बट मुझे लगता है ये जो एनसीईआरटी छात्रा की सारी मेहनत सिर्फ मैं ही करूँ, ये टॉपिक को दोबारा यहाँ पे दिया, इससे मैं ही यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, सारी मेहनत मैं ही करूँ, आपको कोई मेहनत न करनी पड़ेगी। तो डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मेटल ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो डिफरेंट टाइप के मेटल आपस में मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। एग्जांपल, पानी के अंदर आपने नमक को मिला दिया, पानी एक लिक्विड है, नमक एक सॉलिड है, तो दो डिफरेंट टाइप के मेटल हो गए। ठीक है, पानी एक लिक्विड है, सॉलिड एक सॉलिड है, दो डिफरेंट टाइप के मेटल हो गए, आपस में मिल गए, डिफ्यूजन, दैट्स इट, सिंपल। अब डिफ्यूजन है कि आप दो डिफरेंट मेटल को आपस में मिला रहे हो। अब मैं आपसे पूछूंगी, आपको क्या लगता है कि डिफ्यूजन सॉलिड में ज्यादा होगा या गैस में ज्यादा होगा? क्या गैस में पार्टिकल इजिली, आप मतलब गैस के अंदर कोई भी मैटर इजिली मिल जाएगा, क्या सॉलिड के अंदर कोई भी मैटर इजिली मिल जाएगा? सोचिए कि डिफ्यूजन गैस का है होगा या सॉलिड का है? आप आंसर मत देकर सोचिए, आप लॉजिक लगाइए कि अगर यहाँ पे लिखा है कि सॉलिड में डिफ्यूजन वेरी स्लो है तो क्यों लिखा है? तो खुद से आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करिए।
कि अच्छा कि ऐसा क्यों हो सकता है, कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी एग्जांपल मन में सोचिए कि अच्छा ऐसा क्यों हो सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, साइंस में ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत हेल्प करती है चीजों को बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करने में। जितना आप ब्रेनस्टॉर्म करवाओगे, अपने आप एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो उतना ज्यादा आपकी जो मेमोरी है, सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर होती रहेगी, ठीक है। आप भूलोगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं हमने पढ़ा, हम बहुत पढ़ते हैं बट पेपर के टाइम पे हम देख नहीं पाते, हम भूल जाते हैं। उसका रीजन ये है कि बेटा आप रिविजन नहीं करते, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, आप खुद से क्वेश्चन नहीं पूछते। जब भी आप कुछ चीज पढ़ो तो खुद से क्वेश्चन पूछो, अच्छा ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, वीडियो को पॉज करके जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, खुद से आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। ये होती है एक्टिव लर्निंग, ठीक है। मैं यहाँ पर आ रही हूँ, आपका लेक्चर आपको दे रही हूँ, इससे आपको सिर्फ 30% बेनिफिट होगा। आपको 100% अगर बेनिफिट चाहिए किसी लेक्चर का, तो उसके साथ आप भी जुड़िए, ठीक है। आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए कि मैं कुछ बोल रही हूँ उसको अपने मन में दोहराने की कोशिश करिए। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, वीडियो पॉज करके उसका आंसर देने की कोशिश करिए। आप गलत भी दोगे कि यहाँ पर मैं आपको मारने तो आ नहीं गलत आंसर देने पे, ना आपके ये आंसर एग्जाम में चेक होने के लिए जा रहे थे पर आपको मार्क्स मिलेंगे। ये आंसर आप खुद को दे रहे हो। अगर आप गलत भी होंगे तो आप खुद के सामने होंगे। खुद के सामने गलत होना बहुत अच्छा है, क्योंकि आप खुद के सामने जितनी बार गलत होते हो तो उतनी बार चांसेस मिनिमाइज हो रहे हैं कि आप दूसरों के सामने गलत नहीं होंगे। अगर आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप 10 बार गलत होंगे, 11वीं बार आप जब पेपर में जाकर बैठोगे तो आप ठीक होगे। इसलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑनलाइन लर्निंग। अगर आप आजकल सब चीज ऑनलाइन हो गई है, मुझे पता है आप लोगों को भी ऑनलाइन पढ़ना पसंद आता है, बिकॉज ऑनलाइन आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है, आपको अपना पसंदीदा कंटेंट मिल जाता है जिसको आप इजिली कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो उसमें एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो होता है कि जब दो डिफरेंट मैटर आपस में मिलते हैं उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। गैस का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा हाई होता है, इसलिए क्योंकि गैस के अंदर आप कुछ भी मिला सकते हो, ठीक है। ये गैस यहाँ पे, ये गैस है, हवा है, हवा के अंदर मैं एक सॉलिड हूँ, मैं हवा के अंदर मिल गई, डिफ्यूजन है ना। गैस के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, मतलब गैस के अंदर आपने लिक्विड को भी मिला दिया, डिफ्यूजन, ठीक है। तो गैस का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा हाई होता है, ओके। सॉलिड का डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है कि मैं इसके अंदर गैस को मिला सकती हूँ नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स के अंदर गैप नहीं है। डिफ्यूजन तो तभी होगा ना जब पार्टिकल्स के अंदर गैप होगा। यहाँ पे पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तो सॉलिड में मिला सकती हूँ, लिक्विड में मिला सकती हूँ। तो पार्टिकल्स के बीच में अगर गैप होगा तो कोई भी चीज इसमें आकर मिल सकती है। जितना पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा, उतना डिफ्यूजन ज्यादा। सिंपल, हर एक चीज आपको मैटर की कोई भी प्रॉपर्टी समझनी है, मतलब किसी भी सॉलिड, लिक्विड, गैस में कोई भी प्रॉपर्टी समझनी है, बस एक चीज याद रखिए, सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, और गैस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और अगर सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास है तो यहाँ पे तो डिफ्यूजन हो ही नहीं पाएगा, कोई और पार्टिकल के आने की जगह ही नहीं है, जब किसी और पार्टिकल की एंट्री हो ही नहीं सकती तो डिफ्यूजन कैसे होगा। इसलिए इसका डिफ्यूजन सबसे मिनिमम होता है और गैस का डिफ्यूजन सबसे मैक्सिमम होता है, और लिक्विड का मॉडरेट होता है, ठीक है। ओके, इस चार्ट को आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। कोई लर्न करना इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राइट द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये आपका 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आराम से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने इस तरीके से चार्ट बना दिया, सिंपल ऐसे लिख कर भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। बट अब आपको ये चीज समझ में आ गया है, मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी के बेस पर सबका डिफरेंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसे 2-3 बार याद कर लीजिए, ठीक है। जब भी इस चार्ट को पढ़े तो बस अपने माइंड में एक फिगर याद रखिएगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास रहते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप होता है, और गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं। दैट्स इट।
ये इमेज को माइंड में रखकर आपको ये पूरा जो चार्ट है, पूरा जो डिफरेंस है ये इजीली याद हो जाएगा। जल्दी से जो भी पढ़ा है आप क्विकली रिवाइज कर लीजिए, फिर हम थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमें कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। रिवाइज करिए जल्दी से, जो भी हमने पढ़ा है, जो चार्ट हमने पढ़ा है अभी तक, जो भी टॉपिक्स हमने कवर करे उनको रिवाइज करिए, क्योंकि उनके बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ मेरे से पहले इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद से देने की कोशिश करिए। आई नो आपने रिवाइज कर लिया होगा, तो जल्दी से हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मास पर सॉरी माय द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यहाँ पे नहीं लगानी है डेंसिटी। ओके, तो बेटा डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी की मैंने डेफिनेशन दे रखी है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास अपॉन वॉल्यूम इज टाइम चक्कर में कुछ भी लिख देते हैं आप कई बार। द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी, मतलब डेंसिटी मतलब होता है भार। भार को हम कहते हैं हिंदी में अगर मैं बोलूं तो डेंसिटी। ठीक है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। जितना किसी ऑब्जेक्ट का जितना मास ज्यादा उतने ही डेंसिटी ज्यादा। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना वजन होगा वो उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये बॉक्स है और ये पेन है, तो आप बताइए इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स इस बॉक्स की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वजन ज्यादा है, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसकी उतनी डेंसिटी ज्यादा। अभी आप इसको इतना ही समझिए, आगे और चैप्टर्स आएंगे तब आपको और ज्यादा बेटरली इस चीज को, इस टर्म को समझाया जाएगा। ओके, आप डेफिनेशन याद रखिए, दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब हो गया भार, जिसका मास जितना ज्यादा उसकी उतनी डेंसिटी ज्यादा। ओके, अब इन्होंने बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ कर। ओके, तो इन्होंने कुछ मेटल दिए, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट मेटल दिए। इन ऑब्जेक्ट को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है एज पर दिए डेंसिटी। तो आप बताइए, यहाँ पे दे रखा है जैसे एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जो आपकी चिमनी और जो फैक्ट्रीज होती है उनसे जो धुआं निकलता है उसी को ही कहते हैं एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। की जो चिमनी हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, उनसे जो धुआं निकलता है। ठीक है, देन हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। इनको अब आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले बता दें किसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। तो आप
आप बताइए इनमें से सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? सबसे कम डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की होगी जिसका मास, का वजन सबसे कम होगा। तो सबसे कम वजन किसका है? एयर का। तो सबसे कम डेंसिटी हो गई एयर की। उसके बाद जल्दी बताइए कि एयर की तो सबसे कम डेंसिटी हो गई, देन उसके बाद सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी? बताइए जल्दी 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 जल्दी। उसके बाद सबसे कम डेंसिटी होगी द एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, बिकॉज जो चिमनी से जो धुआं निकल रहा है वो भी तो एक गैस है, और गैस सबसे हल्की होती है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका? अब गैस की डेंसिटी सबसे कम है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट बचे, या तो वो सॉलिड है या तो वो सॉलिड है लाइक वाटर या तो आयरन, चॉक, या तो वो लिक्विड है। तो आप बताइए डेंसिटी किसकी अब कम होगी? ऑफ कोर्स लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड में वजन कम होता है। तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी के बाद सबसे कम डेंसिटी होगी वाटर की, दैट हनी, बिकॉज जो शहद है पानी से भारी होता है। उठाकर देखे ना आपको पता चल जाएगा कि शहद पानी से भारी है। अगर शहद पानी से भारी है तो शहद की डेंसिटी ज्यादा होगी और पानी की कम। देन कॉटन, हमारे पास क्या बचा है? कॉटन, आयरन एंड चॉक। इन तीनों में सबसे हल्का क्या है? कॉटन। अगर कॉटन सबसे हल्का है तो उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। देन ऑफ कोर्स चॉक एंड लास्ट में आयरन। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपके इन ऑब्जेक्ट का एज पर देयर डेंसिटी। सबसे कम डेंसिटी होगी एयर की और सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी एयर की। डेंसिटी सबसे कम इसलिए है क्योंकि उसका वजन सबसे कम है, और आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि उसका वजन सबसे ज्यादा है। और डेंसिटी आपकी डिपेंड करती है मास पर, ठीक है। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। बेटा आपको जो भी समझ में आ रहा हो तो शेयर भी करना, और आपको जो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में उसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। आप क्वेश्चंस करिए, आपको जो भी कमियां लग रही है कि मैम ये बेटर हो सकता है, हम इस तरीके से कर सकते हैं। एवरीथिंग, एवरी ओपिनियन इज हाईली हाईली एक्सेप्टेबल फ्रॉम माय साइड, ओके। तो आपको जो भी चेंजेस चाहिए, जो आपको हेल्प चाहिए, आप सीधा कमेंट में या फिर जहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पे आके आपको हर एक चीज की हेल्प की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं बिकॉज वी नीड स्पेस। सॉलिड में स्पेस नहीं होता बट हम यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। We need space in line. Okay, so next question is tabulate the difference in the characteristic of state of matter. मतलब जो state of matter है, कौन से तीन state of matter है? जल्दी बताइए। सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनके बीच में हमें डिफरेंस निकल लिखना है। एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट स्लाइड में थी हमारी वो डिफरेंस के ऊपर लिखी ना, तो ये क्वेश्चन आप किससे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कोई चीज कितनी हार्ड होती है, तो सबसे हार्ड कौन सा होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड। तो रिजिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड की। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइडिटी, बहने की क्षमता, जो बहने की क्षमता है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? सॉलिड की। हाँ, सॉलिड कर सकते हैं, सही बात है बेटा। सबसे ज्यादा बहने की क्षमता जो फ्लूइडिटी है सबसे ज्यादा होगी गैस की। गैस आपने देखा ना कि खाना खाने की जो खुशबू होती है वो दूर दूर तक फैलकर चली जाती है। तो जो बहने की जो क्षमता है, जो फ्लूइडिटी है, फ्लो करना, तो गैस की सबसे ज्यादा हाई होती है। देन लिक्विड की, बिकॉज लिक्विड भी फैलता है, पानी अपने जमीन पे गिरा ऐसे फैलने लगता है। और सॉलिड, क्या सॉलिड को फैलते हुए देखा है? तो सॉलिड की फ्लूइडिटी सबसे कम, लिक्विड की मॉडरेट और गैस की फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा। देन फिलिंग गैस,
कंटेनर, ठीक है, ये आप गैस कंटेनर के अंदर फिल कर रहे हैं चीजों को। शेप के बेस पर सॉलिड की शेप हमें पता डेफिनेट होती है, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती है, गैस की भी कोई शेप नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, लिक्विड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट और गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई। एंड डेंसिटी, डेंसिटी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करें तो ये ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद से इसे लिखना। इस तरीके से आप चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखिए कैरेक्टरिस्टिक, जो जो कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने दे रखे हैं, जैसे इन्होंने दिया है रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर आप फिल्टर्स लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। इस सॉलिड के अंदर रिजिडिटी हाई होती है, लो होती है या वेरी लेस होती है, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में लेस होती है, लिक्विड में हाई होती है। इस तरीके से आपको ये डिफरेंस से फर्स्ट स्लाइड को एनालाइज करिए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आप इजीली कर लिए। क्वेश्चन इज गिव रीजन। यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, इन्होंने पूछा क्यों होता है, आप इतना पढ़ रहे हो, इतने ज्ञानी बन गए हो आप साइंस पढ़कर, तो अब लॉजिक लगाना शुरू करिए। आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है वो सब क्यों हो रही है, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, तो उस रीजन को देखिए। गैस is completely the vessel in which it is kept। एक गैस को अगर आप किसी भी बर्तन में रखते हो तो उस बर्तन का पूरा एरिया कवर कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है और काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, तो मूव करते रहते हैं और वो पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। अगर मैं इस जैसे ये सिलेंडर है अपने घर का, आपके घर का सिलेंडर है, आपने इसमें गैस फिल कर दी, ठीक है, आपने इतनी गैस फिल कर दी, ये गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है, आपने इतनी गैस इसमें फिल कर दी। कुछ टाइम बाद ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर भी आ जाएंगे, यहाँ पर वो पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, ठीक है, वो मूव कर करके ठीक है, जो पार्टिकल्स वो मूव कर करके पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। उसका रीजन ये बिकॉज उनके अंदर बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, ये मूव करते रहते हैं और मूव करते करते वो पूरी जहां भी उनको स्टोर करते हैं पूरी स्टोरेज का एरिया कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट, ठीक है। तो इसका रीजन ये है ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी एंड कंटीन्यूअसली मूविंग नेचर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स का नेचर क्या है, वो कंटीन्यूअसली मूव करते रहते हैं और उनमें हाई काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए वो पूरे एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो गैस जिस कंटेनर में आपने रखी है उसकी जो वॉल्स है उनमें प्रेशर बनाती रहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है, तो ये गैस के पार्टिकल्स है ना बार बार ऐसे टकराते रहते हैं इस कंटेनर से, जब ये कंटेनर से मूव करते करते टकराते रहते हैं तो उस कंटेनर पे ना वो प्रेशर बनाते रहते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे सिलेंडर के अंदर एक सुंदर सा सिलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी ही नहीं है, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स कंटीन्यूअसली मूव करते हैं, कंटीन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कंटीन्यूअसली मूव इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है और इनको स्पेस मिल रहा है, जब इनको स्पेस मिल रहा है इनमें एनर्जी है, भागते फिरते रहते हैं, चैन ही नहीं है, बच्चों में तो चैन ही नहीं होता है, बैठते ही नहीं है। तो ये वो छोटे बच्चे हैं जिनमें चैन नहीं होता है, जिनमें संयम नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है, तो भागते फिरते रहते हैं, बहुत हाई एनर्जी होती है तो ये भागते फिरते रहते हैं, ठीक है। और आपने देखो जब बच्चे भागते फिरते रहते हैं छोटे बच्चे तो कभी दीवार से टकराते हैं, ठीक है, कभी बैट से टकरा जाते हैं, यही हाथ की पार्टिकल्स है,
यही हाथ इन पार्टिकल्स का है। ये जो भी इनके अंदर इतनी हाई एनर्जी है तो ये भागते रहते हैं और कंटेनर से टकराते हैं। तो a gas exert pressure on the wall of container due to collision। collision मतलब होता है टकराना। जो पार्टिकल्स है वो कोलाइड करते हैं, कॉलिजन से टकराते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। जो वुड की टेबल है उसे हम सॉलिड कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि जो वुडन टेबल होती है वो लिक्विड होती है, क्योंकि मैं तो उसके अंदर अपना हाथ डाल सकती हूँ, अपना हाथ ऐसे आर पार ले जा सकती हूँ, नहीं ले जा सकती ना। तो इसका मतलब है जो वुडन टेबल है सॉलिड है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सॉलिड है इसलिए ना मैं उसकी शेप चेंज कर सकती हूँ, ना मैं उसके अंदर अपना हाथ ऐसे डाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप ही नहीं है। सॉलिड्स की जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में गैप बहुत कम होता है, इसलिए मैं अपना हाथ उसके आर पार नहीं डाल सकती। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि जो वुडन टेबल है वो सॉलिड होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वुडन टेबल सॉलिड होती है, उसका रीजन क्या है? पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, बिकॉज वुड की जो वुड में जो पार्टिकल्स वो टाइटली पैक्ड, और टाइटली पैक्ड प्रॉपर्टी किसकी होती है? सॉलिड की। वुडन टेबल क्या होती है? सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है we can easily move our hand in air, but to do the same through as a solid block of wood we need a karate expert। एयर के अंदर तो हम हाथ ऐसे आर पार कर देते हैं, बट सॉलिड के अंदर अगर मुझे अपना हाथ आर पार लेकर जाना है, ठीक है, या तो मैं सुपरमैन हूँ या फिर मुझे कराटे सीखना होगा, तो ऐसा क्यों होता है? तो लिक्विड जो एयर है, एयर में ना मैं हाथ ऐसे आर पार ले जा पाती हूँ, एयर में मैं हाथ ऐसे आर पार ले जा रही हूँ। उसका रीजन ये है कि जो एयर है, एयर एक गैस है, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, इसलिए मैं अपना हाथ ऐसे आर पार लेकर जा पाती हूँ। बट सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ऐसे मैं चाहकर भी कितना भी करूँगा ना, हाथ इसके आर पार नहीं लेके जा सकती। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। हाँ, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड से कम ही होती है, बिकॉज लिक्विड जो है सॉलिड से हल्के होते हैं। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आई फ्लोट इन वाटर। मैम, आपको कि जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। तो अगर आइस एक सॉलिड है तो लिक्विड के ऊपर फ्लोट कैसे कर पा रहा है? उसको तो डूब जाना चाहिए। ठीक है बेटा, एक रूल होता है, पानी का रूल होता है, वाटर लॉ। पानी के अंदर जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है वो चीज डूब जाएगी, जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी पे तैरेगी। जैसे अगर मैंने पानी के अंदर एक फेदर डाला, फेदर मतलब पंख, पंख पंख हो गया, पत्ता हो गया, पत्ता, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी पानी से ना हल्की होती है, इसलिए वो पत्ता जो है पानी पे तैरने लगता है। जैसे मुझे अगर स्विमिंग नहीं आती, जोखिम नहीं आती इसलिए, और अगर मैं पानी में जाऊंगी तो मैं डूब जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तो पानी से ज्यादा जिसकी डेंसिटी होगी वो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो अगर आइस जो एक सॉलिड है जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सॉलिड की डेंसिटी जनरली पानी से ज्यादा होती है, तो वो पानी में क्यों नहीं डूबता है? उसका रीजन ये है बेटा कि जो वाटर है, वाटर हैज
हाईएस्ट डेंसिटी, जो वाटर होते हैं ना उसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी जो होती है ना वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस। जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ओके, और जो लिक्विड जो आइस है, ठीक है, आइस का टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ तो 0 डिग्री सेल्सियस में ही जमती है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जमने लगे तो दिल्ली की ठंड में ना आपको बर्फ दिखेगी, पर दिल्ली की ठंड में बर्फ नहीं दिखती है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमती है और वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम हो गई है इस केस पे, क्योंकि वाटर तो अपनी हाईएस्ट डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे दिखा रहा है ना, और आइस तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस में मिलती है और उस टाइम पर वाटर की डेंसिटी कम होती है, इसलिए जो आइस है वो वाटर में फ्लोट कर पाता है। ठीक है, तो इसका रीजन ये है आइस हैज लोअर डेंसिटी, कि आइस की डेंसिटी कम है वाटर पे, इसलिए आइस वाटर में फ्लो कर पा रहा है। आइस हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है, आइस की यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ठीक है, आपको इतना भी नहीं आता टेम्परेचर आप छोड़िए, आप बस याद रखिए कि आइस इसलिए फ्लोट कर रहा है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। दैट्स इट, आइस is floating on the water because it has lesser density than water. That's it. इतना याद रखो। अब कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही पॉज कर देते हैं, अभी आगे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे उनमें आपको और अच्छे से बेटर समझ में आ पाएगा। डेफिनेटली आई एम, ठीक है, आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा। तो ये हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, कोई भी पॉइंट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड देख सकते हैं। So बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, और ये हमारा आज का टॉपिक है। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। Water, which is a matter whose particles are loosely packed, which has definite volume but does not have definite shape. पानी की डेफिनेशन मिलेगा, ये होता है साइंस का कमाल। ठीक है, क्या मैटर चेंज स्टेट, क्या आप सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो, क्या लिक्विड से गैस बना सकते हो, क्या गैस से सॉलिड बना सकते हो, क्या सॉलिड से गैस बना सकते हो, अगला दो लगा करके आप कुछ भी कर सकते हो, कर सकते बिल्कुल कर सकते। सॉलिड से लिक्विड जब बनता है, आपको ऐसा है कि सॉलिड से आप लिक्विड बना तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। जब सॉलिड मतलब मैटर की स्टेट को चेंज कर दो कि सॉलिड जब लिक्विड बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फ्यूजन। इसका एग्जांपल है बर्फ। बर्फ आइस, आइस इज अ सॉलिड। आपने आइस को गर्म कर क्या बन गई वाटर, और वाटर क्या होता है लिक्विड। तो आइस से लिक्विड, आइस से वाटर बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं फ्यूजन। हो गया ना मैटर के स्टेट चेंज। बट अगर हम मैटर के स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो उसमें किस चीज का रोल है, आइस से वाटर कैसे बना, उसके पीछे क्या फैक्टर था। इसके पीछे फैक्टर था टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने से आप किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, देखो टेम्परेचर बढ़ाना मतलब होता है गर्म। हम बोलते हैं 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हो गई, मतलब गर्मी मतलब टेम्परेचर का बढ़ना मतलब कि हॉट, ठीक है, कि एनवायरनमेंट हॉट हो गया। और टेम्परेचर का कम होना मतलब कि कोल्ड मतलब जीरो हुई। दिल्ली में तो इस बार 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया है सर्दियों में, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर। तो टेम्परेचर बढ़ना मतलब होता है
जब भी आप होते ना घर में, सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती थी, ठीक है, कि मम्मी इसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो का मतलब कि इसी ना कूल नहीं करे, टेम्परेचर बढ़ा दो। ये स्टेटमेंट गलत है। हमें ये बोलना चाहिए कि एसी का टेम्परेचर कम कर दो। अगर एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसे 16 डिग्री सेल्सियस कर दो, क्योंकि टेम्परेचर कम होने पे हमें ठंड लगती है और टेम्परेचर बढ़ने पे हमें गर्मी लगती है। तो टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड से लिक्विड हो गया, ठीक है। जैसे मैंने टेम्परेचर हाई, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड में आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और अच्छा सॉलिड से लिक्विड बन गया। अब लिक्विड, लिक्विड मतलब पानी, मैंने पानी का और टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो पानी, जब आप पानी को उबालते हो तो क्या बन जाता है, गैस, एवोपरेट, है ना, भाप बन जाती है ना। तो लिक्विड से जब गैस बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन, ठीक है। लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। और ये वेपराइजेशन कब हुआ, टेम्परेचर के बढ़ाने पे या घटाने पे, कॉस टेम्परेचर के बढ़ाने पे, ठीक है। अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिड में तो लिक्विड बन गया। इस प्रोसेस को किया मैंने फ्यूजन। जब मैंने लिक्विड से गैस बनाई टेम्परेचर बढ़ाने पे तो इस प्रोसेस को कहा हमने वेपराइजेशन, ठीक। और आज हम इसको यहीं पे पॉज करते हैं, ठीक है। आगे हम इसी स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे पॉज करके जाऊंगी कि जिससे आप थोड़ा क्वेश्चन मार्क करें कि मैंने आगे नहीं समझाया। आप आगे से आप खुद से थोड़ा एफर्ट्स लगाने की कोशिश करो, थोड़ा गूगल करने की कोशिश करो, ठीक है। केवल मैम तो समझाएंगे ना तो उससे पहले ना हमें सब पता होगा, तो हम मैम से ज्यादा हमें पता चल जाएगा, फिर तो और भी मजा आता है समझने में। तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे पॉज कर दिया, जिससे आप थोड़ा खुद से क्वेश्चन करो कि यहाँ पे सब्लिमेशन क्यों लिखा है, यहाँ पे कंडेंसेशन क्यों लिखा है, ये डायग्राम क्यों बनाया मैंने, इसका क्या मतलब है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। आप इस तरीके से कंटिन्यू बने रहिए, आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा, हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशन एंड विद द यूआईक्यूज जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं, सबको सॉल्यूशन आपको इस सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। थैंक यू।